Hello viewers, welcome to Vidya Mandir competitive classes. Please share, like and subscribe. एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि √5 सही में एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम लिख लिए इसे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और अब यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए √5 जब परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल टू p/q, क्योंकि हम √5 को एक परिमेय संख्या माने हैं। ठीक, और यहाँ ये भी लिख लेंगे जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों को याद होगा कि परिमेय संख्या में जब p/q के रूप में उसको दर्शाते परिभाषा लिखते थे, उसमें ये नीचे भी लिखते थे q इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q कभी भी मतलब हर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या की यदि हर 0 होगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये प्रूव नहीं किया जा चुका है कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग लगा सकते हैं। ठीक, और इसके बाद लिख लिए हैं तथा p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कोई भी संख्या जैसे है तो वो पूर्ण रूप से काटा हुआ, इसका ना तो किसी संख्या से ऊपर नीचे वाला कोई कट नहीं सकता, मतलब उसका ना ही कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी इसका ये दोनों का एक ही गुणज नहीं हो सकता, मतलब पूरी तरीके से ये दोनों कटा हुआ संख्या है। तो p/q मान लिए है वो जहाँ p और q एक पूर्णांक भी है। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, जैसे है √5 इक्वल टू p/q माने, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में वर्ग करेंगे, तो √5 का वर्ग कीजिए, √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p/q, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पर स्क्वायर लगा दिए हैं। ठीक, इसके बाद अब देखिए, किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार तो लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख लिए यहाँ √5 इंटू √5, मतलब इस पर स्क्वायर 2 लगा हो इसीलिए इसको 2 बार लिख लिए। और फिर p पर स्क्वायर तो p² इसको हम लिख सकते हैं, q पर स्क्वायर है तो q² लिख सकते हैं, मतलब अगर यदि a और b पर स्क्वायर लगाओ तो a पर स्क्वायर b पर स्क्वायर, मतलब ये तो हम लोग जानते हैं p पर भी स्क्वायर होगा और q पर भी स्क्वायर होगा। ठीक, इसके बाद ऐसे तो लिख लिया √5 इंटू √5 इक्वल टू p²/q²। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है कि यहाँ √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा आपको, 5×5 = 25, तो √5 हो जाएगा। इधर तो जैसे तैसे p²/q²। और जानते हैं आप लोग √5 ये तो वर्गमूल हो गया, तो इसका रूट आपका वर्ग क्या हो जाएगा, 5, वर्गमूल इसका हो जाएगा 5। ठीक, और इधर जैसे तैसे लिख लिए p²/q²। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है और यहाँ है p²/q², तो q² को 5 से गुना करेंगे तो 5q² हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अगर छिपा हुआ नीचे में है तो इसका p² का p² ही रहेगा। फिर इसको लिख लिया p5q² इक्वल टू p²। ठीक, इसके बाद अब हम ये यहाँ देख रहे हैं कि 5q² इक्वल टू p² हो गया है। अब यदि बताइए आप 5 में q² में 5 से गुना किया हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 जो है q² का गुणनखंड है। ठीक, और हम 5q² में 5 से भाग लग सकता है, इसका मतलब ये हुआ ये 5 जो है इसका गुणज है। और यहाँ दिया हुआ है 5q² इक्वल टू p²। अब 5q² जब p² के बराबर है और 5 यदि q का गुणनखंड है q² का, तो क्योंकि ये दोनों तो बराबर है तो 5 तो p का भी गुणनखंड हो सकता है। और हम आगे क्या लिखे थे, 5 यहाँ तब तो क्या हो गया, 5q का भी गुणनखंड हो गया और 5
पी का भी गुणनखंड है, क्योंकि दोनों में बराबर लगा हुआ है। और यदि ये इसका गुणनखंड है तो ये इसका भी गुणनखंड होगा। लेकिन हम लोग प्रूव्ड में ये लिखे थे P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब तो ये मेरा ये अनुमान जो हम लगाए थे कि P का वहाँ लिखे थे हम P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको तो यहाँ आ गया P और Q का 5 जो है उसका गुणनखंड आ रहा है। मतलब Q का भी 5 गुणज है और P का भी, तो इसका मतलब उसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो रहा है हमको, जो कि गलत है। तो इसका मतलब हम जो ये माने थे कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये मेरा मतलब इसका अर्थ है हमको ये सही नहीं आ रहा है। और ये सही इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम √5 को परिमेय मान लिए हैं। तो इसका अर्थ हुआ √5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भ्रम हमको गलत धारणा, गलत मतलब अगर हम मान लिए क्या कि √5 तो हमेशा अपरिमेय ही होता है और उसको हम मान लिए परिमेय, इसीलिए हमको ये गलत ऑप्शन आ रहा है, ये रॉन्ग यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि उसका तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहाँ हमको 5 हो गया है। तो इसका अर्थ है कि √5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। और उसको आप लिख लीजिए, इसका अर्थ है कि 5 P² को भी विभाजित करता है, लेकिन हमें पता है कि P² का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो यह गलती इसलिए हुई क्योंकि इसको भी हम जैसे आपको बोले वही लिख लिए। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हम √5 को परिमेय संख्या माने थे, जो कि गलत है। और उसको लिख लीजिएगा, अतः √5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास, ये जो है एक थ्योरी होता है विरोधाभास, उसी टाइप से। और जिस तरीके से इसको हम प्रूव किए उसी तरीके से आप आगे वाले जो होता है कोई भी अपरिमेय संख्या रहेगा उसको आप प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जैसे ये प्रूव किया हो इसी तरीके से आप लोग अच्छे से एग्जाम में, अक्सर देखा जाता है एग्जाम में कोई ना कोई इससे रिलेटेड ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि √5 या √6 या √7 या कुछ √2 ये सब अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव कीजिए। तो इसमें से कोई और कोई भी आएगा तो उसको इस तरीके से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं और आपको अच्छा मतलब इसमें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। इस तरीके से आप अगर प्रूव कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है कि कौन से संख्या को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।